तो हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल। तो बच्चे लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रही होगी और आप ये हमारे लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। मैं आपका स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर 9 ऑफ क्लास 12 इकोनॉमिक्स की फ्री क्लासेस में। और हाँ बच्चे लोग, मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपने जो है लास्ट 8 लेक्चर तक अपने सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करा होगा, सारे टॉपिक्स को रिवाइज करा होगा और आपने अपने नोट्स भी साथ के साथ प्रिपेयर करे होंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक लास्ट लेक्चर तक नहीं देखा है तो पहले जाके उसे कंप्लीट कीजिए। उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तब ये लेक्चर को कंटिन्यू कीजिएगा, बिकॉज सारे लेक्चर अपने एक दूसरे की कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं। अगर आपने कोई भी लेक्चर छोड़ा तो आपके कंटिन्यूएशन ब्रेक हो जाएगी और फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है बच्चा लोग, तो पहले पुराने लेक्चर देखिए, उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तब इस लेक्चर को कंटिन्यू करिएगा। एंड अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इंट्रोडक्शन पे, सीधा लेक्चर को स्टार्ट। चलो, हम कर रहे थे क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर 1, जिसमें हमने मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम को लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था और हमने इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करी जाती है उसको खत्म भी कर दिया था। ठीक है बच्चा लोग, आज के लेक्चर में हम एक और मेथड को स्टार्ट करने वाले हैं, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करी जाती है, एंड उस मेथड को खत्म भी करने वाले हैं। उसका नाम है वैल्यू एडेड मेथड। अब इस मेथड को ना और भी अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, कोई प्रोडक्ट मेथड, कोई आउटपुट मेथड, तो ऐसे डिफरेंट नामों से बुलाया जाता है, बट सबसे ज्यादा पॉपुलर वैल्यू एडेड मेथड। अब इसका मतलब क्या है वैल्यू एडेड? इसका मतलब है कि ये बोलते हैं, ये मेथड बोलता है कि आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के ना कैलकुलेट करने के लिए आप कंट्री में जो भी वैल्यू एडिशन हो रहा है उसको कंसीडर करिए। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का परचेज करा, मैंने आगे 150 का सेल कर दिया। अब एक चीज देखना, मैं यहाँ पे एक्चुअल में 100 रुपए का मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज करा था, आगे 150 का सेल करा। अब जो स्टार्टिंग के 100 रुपए हैं यार, वो तो मेरे पास पहले से ही था ना, वो तो मतलब इकोनॉमी में पहले से एग्जिस्ट करते थे, है ना। बट एक्स्ट्रा मैंने 50 रुपए जनरेट करे, क्या करके? अपना प्रॉफिट जोड़ के। ठीक है, मतलब 100 रुपए का प्रोडक्ट पहले से था मार्केट में एंड 100 रुपए इकोनॉमी में पहले से जनरेटेड थे जो मेरे पास थे। मैंने क्या करा, उसमें जो प्रोडक्ट था उसमें 50 रुपए और एडिशन करा, 150 की उसकी वैल्यू करी एंड उसे आगे मार्केट में बेचा, यानी कि 50 रुपए का अपना प्रॉफिट जोड़ा। तो वैल्यू एडिड मेथड क्या बोलता है, आपके 100 में आपने कितने का खरीदा, है ना, 150 कितने में बेचा, हमें फर्क नहीं पड़ता भाई, 100 का खरीदा, 150 में बेचा, वैल्यू एडिशन कितना करा, 50 रुपए, तो उसको कंसीडर करो, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। ये बोलता है वैल्यू एडेड मेथड। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब ये चीज ना आपको थोड़ी बहुत समझ हो सकता है कि सही से समझ ना आई हो, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल ड्रॉ करवाता हूँ और उसकी मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे ये वाला जो एग्जांपल मैं बनाने वाला हूँ, ये हमने जब इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स पढ़ा था तब भी हमने ये एग्जांपल बनाया था, तो वही एग्जांपल है। ठीक है, अब देखो, हमने वहां पे जो एग्जाम्पल पढ़ा था उसमें क्या था, एक ए पर्सन था जो क्या करता है, जंगल में जाता है और वुड यानी कि लकड़ियां काट के लेके आता है। अब देखा जाए कि जंगल में गया, लकड़ी काटी, यहाँ अगर लेबर को कंसिडर ना करें, यार इसे लकड़ी तो फ्री में मिली ना नेचर से, ठीक है, तो इसके पास लकड़ियों की वैल्यू कितने की हुई, 0। इसने आगे बी यानी कि जो कारपेंटर था उसको ये सेल करी, इसने बी को कितने में सेल करी, मान के चलते हैं 500 रुपए में। अब देखो, इसके पास 0 रुपए की लकड़ी, क्योंकि यार खर्चा थोड़ी हुआ इसका कुछ, है ना। आगे इसने 500 में सेल करी, यानी कि वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, 500 का हुआ। ठीक है, अब ये बी था हमारा कारपेंटर, इसने लकड़ियों को क्या करा, फर्नीचर में कन्वर्ट करा, आगे सी को सेल करा, मान के चलते हैं 1000 रुपए में, यानी कि बी ने भी कितने का वैल्यू एडिशन करा, 500 रुपए का वैल्यू एडिशन करा। ठीक है, अब ये सी था हमारा होलसेलर, होलसेलर ने क्या करा, आगे जो फर्नीचर था उसको रिटेलर को सेल करा, यानी कि हमारे पास जो ये डी है, ठीक है, इसने 1500 में इसको सेल करा। देखो 500 रुपए का वैल्यू एडिशन यहाँ पे फिर हो गया, सी ने अपना प्रॉफिट 500 रुपए का जोड़ा और डी को आगे सेल करा, डी था हमारा रिटेलर। अब रिटेलर क्या करेगा, नॉर्मल कंज्यूमर को सेल करेगा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं ई हमारा क्या था, फाइनल यूजर, फाइनल यूजर या फाइनल कंज्यूमर, मान के चलते हैं 2000 रुपए का सेल करा। तो यहाँ पे डी ने भी क्या करा, वैल्यू एडिशन करा 500 रुपए का। ठीक है बच्चे लोग, यहाँ तक आपको बातें समझ आई? अब एक चीज देखो, लास्ट क्लास में हमने इनकम मेथड पढ़ा था। इनकम मेथड क्या बोलता है, हमारी कंट्री में जितने भी फैक्टर इनकम जनरेट होती है हम उसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। अब फैक्टर इनकम कौन सी लेंगे, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से जनरेट होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को जनरेट करते हैं, तो नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। अब एक चीज देखो, डी तक तो गुड्स जो होगा इंटरमीडिएट होगा, एंड डी के बाद जैसे ही गुड्स ई पे पहुंचा वो फाइनल यूजर है। अब वो उसे आगे सेल नहीं करेगा, कोई वैल्यू एडिशन नहीं करेगा, कोई प्रोडक्शन नहीं करेगा, वो उसे अपने अपने लिए यूज करेगा फर्नीचर को। तो ई क्या हुआ, फाइनल यूजर, यानी कि ई के पास गुड्स फर्नीचर पहुंचते ही या जो भी फर्नीचर गया वो क्या हो गया, फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो गया। मतलब ई ने 2000 रुपए का खर्चा करा,
यानी कि डी की, देखो इस पॉइंट के बाद प्रोडक्ट फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए ई ने 2000 का खर्चा करा, यानी कि 2000 रुपए ई के पास डी के पास आए होंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डी की इनकम हुई होगी, कितनी हुई होगी इनकम, 2000 रुपए। ठीक है, 2000 रुपए डी की इनकम। तो इनकम मेथड क्या बोलता है कि जो फाइनल फैक्टर इनकम जनरेट हो रही है ना यार, उसको पकड़ो सीधा, वो हमारी नेशनल इनकम। यानी कि इनकम मेथड से देखा जाए तो हमारी इनकम क्या निकल के आ रही है, 2000 निकल के आएगी। ठीक है चलो, दूसरी चीज, एक मेथड होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, अभी वैल्यू एडेड पे भी आऊंगा, सबर रखो। ठीक है, दूसरा क्या होता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या बोलता है, यार आप डी से मत पूछो कि उसने इनकम कितनी करी, हम क्या बोलेंगे ई से पूछेंगे भाई तूने खर्चा कितना करा। अब यार जितना ई ने खर्चा करा उतनी तो डी की इनकम होगी। तो हमने पहले इनकम मेथड में डी की इनकम देख ली, तो हमने बोला इनकम मेथड से नेशनल इनकम आ गई। दूसरा हम क्या बोलेंगे एक्सपेंडिचर मेथड में, या डी से छोड़ो, हम क्या बोलेंगे सीधा ई से पूछो भाई तूने खर्चा कितना करा। यार जितना मैंने खर्चा करा उतनी ही तो सामने वाले की इनकम जनरेट होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे ई से बोलेंगे खर्चा कितना करा, ई बोलेगा 2000 रुपए का। तो यहाँ क्या था इनकम मेथड, एंड ई के ई ने क्या बोला 2000 का खर्चा, यहाँ क्या हो गया एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, यानी कि आप इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालो या एक्सपेंडिचर मेथड से निकालो, आपके जो फाइनल नेशनल इनकम की वैल्यू है वो हमेशा सेम आने वाली है। इनकम मेथड क्या हुआ, एक्सपेंडिचर मेथड कैसे हुआ, आपको इतना क्लियर हो। वैसे एक्सपेंडिचर मेथड हमें देखना है, सीखना है भी, कैलकुलेट कैसे करना है, बट यहाँ पे एग्जाम्पल में समझो। ठीक है, दूसरी चीज, अब बात करते हैं वैल्यू एडिट की। वैल्यू एडिट मेथड क्या बोलता है ना यार, आप ना फाइनल को मत देखो कितना खर्चा हुआ कितना इनकम, आप ना ये हर लेवल पे होने वाला वैल्यू एडिशन को पकड़ो एंड उसको कंसीडर करो। वैल्यू एडिशन को मतलब देखो 500 रुपए का यहाँ एडिशन हुआ, 500 का यहाँ एडिशन हुआ, टोटल कितना हुआ 1000, 500 का यहाँ हुआ कितना हुआ 1500, 500 रुपए का एडिशन यहाँ हुआ कितना हुआ 2000, और इसके बाद तो वैल्यू एडिशन होना ही बंद हो गया था। मतलब जितना वैल्यू एडिशन होता है उतनी ही वैल्यू हम फाइनल कंज्यूमर से भी चार्ज करते हैं। मतलब फाइनल कंज्यूमर जितनी जितना खर्चा करता है उतनी ही इनकम जनरेट होती है, तो नेशनल इनकम इक्वल आती है। एंड जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है फाइनल कंज्यूमर उतना ही खर्चा करता है। आपको मैंने एग्जांपल के तौर पे प्रूफ भी करके दिखा दिया, 500 500 500 500 2000। ठीक है, फाइनल खर्चा भी कितना हो रहा है 2000। इतना क्लियर हुआ सब बच्चों को कि हमारा, अब चाहे अब आपको समझ आया होगा कि आप इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालो, एक्सपेंडिचर से निकालो, या हर लेवल पे वैल्यू एडिशन जो भी हो रहा है उससे नेशनल इनकम निकालो, आपका फाइनल आंसर हमेशा सेम आने वाला है। इतना क्लियर हुआ। अगर किसी को अभी समझ नहीं आया हो तो एक बार रिपीट में देख लेना। ठीक है बच्चे लोग, वरना फॉर्मूला तो हमने लिखा ही है, रटने के काम आ ही जाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब हम मेन बात करते हैं वैल्यू एडिशन की। हमने वैल्यू एडिशन कैसे निकाला, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट था उसकी जो भी वैल्यू मार्केट में हमें सेल कर, जितने का भी हमने उसे मार्केट में सेल करा माइनस जितने की कॉस्ट हमें पड़ी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं बी ने जब सी को सेल करा तो सेल कितने का करा 1000 रुपए का, माइनस बी ने परचेज कितने का करा था 500 रुपए का। तो वैल्यू एडिशन कितने का आया था 500 रुपए का आया था। ठीक है, अब एक चीज देखना है यहाँ पे, जो बी के पास आउटपुट था, बी ने जो 500 रुपए का माल खरीदा उसे फर्नीचर में कन्वर्ट करा, यानी कि बी के पास 500 रुपए का जो भी आउटपुट था, एक्चुअल में उसने खरीदा 500 का, बट उसने फर्नीचर में कन्वर्ट करके अगर देखा जाए, अगर बी से आके कोई पूछेगा कि यार आपके पास कितने का माल पड़ा है, तो ये बोलेगा ना 1000 रुपए का माल पड़ा है मेरे पास, कि मैं मार्केट में इसको बेच के 1000 रुपए ले सकता हूँ। तो मार्केट में कितने का आउटपुट पड़ा है 1000 रुपए का आउटपुट मेरे पास पड़ा है। माइनस करा परचेज कि कितने का खरीदा था, तो हमारे पास क्या आ गया वैल्यू एडिशन आ गया। अब एक चीज याद रखना, जब आप इसे क्वेश्चन में सोल्व करोगे ना तो यहाँ पे परचेज की जगह क्या लिखा होगा इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्योंकि देखो बी के लिए जब उसने 500 रुपए का फर्नीचर लकड़ी खरीदी तो वो तो यार उसके लिए ना इंटरमीडिएट गुड्स है। तो क्वेश्चन में क्या होगा ना, जब आप सोल्व करोगे तो वहां पे परचेज ना लिख के इंटरमीडिएट गुड्स या कंजम्पशन लिखा होगा, बट हो क्या रहा होगा मेन कि कितने में बेचा, यानी कि मार्केट में बेच के कितना आएगा, प्लस माइनस कितने में खरीदा, तो वैल्यू एडिशन। ठीक है, बस वहां पे थोड़ा नाम अलग हो जाएगा। अब ये एग्जाम्पल पे मैंने बहुत ज्यादा टाइम लगाया ताकि आपको ना एक लॉजिक समझ आए। ठीक है, अगर नहीं आया हो एक बार दोबारा देखना समझ आएगा। उसके बाद भी नहीं आता कमेंट सेक्शन में पूछो भाई, अगर फिर भी नहीं आ रहा ना, ये भाई तूने फॉर्मूला लिखा है इसे प्लीज रट लेना, क्योंकि जितना सिंपल हो सकता था ये टॉपिक मैंने उतना कर दिया है। ठीक है चलो, अब डायरेक्ट फॉर्मूलाज देखते हैं और आगे को क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है चलो, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, और हाँ इसे नोट कर लिया था ना, ठीक है नोट कर लेना क्योंकि एग्जाम्पल आपके बाद में काम आ सकता है। अब यहाँ पे आते हैं हम अपने मेन मेथड की तरफ। जब आप वैल्यू एडिड मेथड से क्वेश्चन सोल्व करोगे, ठीक है,
वैल्यू एडिड मेथड से जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको सबसे पहला स्टेप जो कैलकुलेट करना है वो आपको कैलकुलेट करना है जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी, जब हमने इनकम मेथड सोल्व करा था तो हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट करा था, एनडीपी एट एफसी। हम जब वैल्यू एडिड मेथड से क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, जीडीपी एट एमपी। इतना क्लियर हुआ सब बच्चों को? अब इसका लॉजिक क्या है वो भी बताऊंगा, ठीक है, बट अभी क्या इतना याद रखो, जब भी वैल्यू एडिड मेथड का क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले कुछ भी हो जाए कैसे भी करके क्या निकालना है, जीडीपी एट एमपी निकालना होगा। अब ये कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब क्या, जैसे हमने यहाँ पे अपने एग्जांपल में देखा था कितना बेचा, है ना। तो बट यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट में ना क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट टोटल आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा कि जितना हमने बेचा प्लस जो हमारे पास माल बचा, अभी बिका नहीं है बट बिक सकता है, तो यहाँ पे ना टोटल आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा। हम सिर्फ सेल को कंसीडर नहीं करेंगे। हमारे एग्जांपल में क्या था, हमने जो था हमने बेच दिया, इसलिए क्या लिखा था, सेल माइनस परचेज, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट कि हमारे पास कितना माल है और उसे मार्केट में बेच के कितना पैसा मिल सकता है, वो क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट और कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कॉस्ट और कंजम्पशन क्या बोलेगा, एक तरह से कि आपने प्रोडक्ट कितने में परचेज करा था, आपके पास जो आउटपुट है वो आपने उस आउटपुट को परचेज करने के लिए आपने कितना खर्चा करा था, वो क्या होगा, इंटरमीडिएट कॉस्ट और कंजम्पशन। क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट मार्केट में बेच के कितना पैसा आएगा, इंटरमीडिएट कॉस्ट कंजम्पशन जो भी आउटपुट है उस वो उसमें हमने कितना खर्चा करा, तो जो भी डिफरेंस हो आपका क्या हो जाएगा, जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, अब देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या होगा, सेल होगा, ठीक है, सेल तो होगा प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मतलब हमने एक साल के अंदर अंदर अपने स्टॉक में कितना परिवर्तन करा, वो क्या होगा, आपका चेंज इन स्टॉक होगा। अब आप यहाँ अगर आपको सेल निकालना हो, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन होगा कि आपको सेल ना गिवन हो, तो आप क्या करोगे, क्वांटिटी इनटू प्राइस पर यूनिट, यानी कि आप क्वांटिटी को प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास टोटल सेल आ जाएगा। चेंज इन स्टॉक आपने बहुत बार देख लिया है, बहुत सारे लेक्चर में देखा है, और जब हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में इन्वेस्टमेंट को पढ़ा था तब भी हमने देखा था चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू गिवन है वैल्यू ऑफ आउटपुट की तो आप उसे डायरेक्ट कंसीडर करोगे, अगर नहीं गिवन है तो आप सेल प्लस चेंज इन स्टॉक लोगे, अगर सेल भी नहीं गिवन है तो आप क्वांटिटी इनटू प्राइस पर यूनिट करके सेल निकालोगे, और चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे यार जीडीपी एट एमपी ही क्यों निकल रहा है ना। भाई मेरे लिए सिंपल है, मैं इसे आगे मैंने बता दिया, आपने फॉर्मूला रख लिया, आगे कर सकते हो, बट ये लॉजिक सुनो, ठीक है। थोड़ी क्लास लंबी होगी कोई दिक्कत नहीं है, एक लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं, बट लॉजिक सुनो। देखो जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी मतलब क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अभी ग्रोस छोड़ो, पहले डोमेस्टिक प्रोडक्ट को देखो। डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या बोलता है कि हमारी कंट्री में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, और नेशनल प्रोडक्ट क्या बोलता था, जो बीच में एनपी होता था, कि हम यार बाहर से अगर कुछ भी फैक्टर इनकम जनरेट होती थी तो हम उसको भी कंसीडर कर लेते थे। अगर आपने देखा था कि डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए आपको एनएफआईए की एडजस्टमेंट लगती है, ठीक है, यहाँ पे भी एनएफआईए की बात हो रही है ना। अगर कहीं एनएफआईए नहीं है तो वहां पे बाय डिफॉल्ट हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहता है, तो पहले तो देखो डोमेस्टिक निकलेगा, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। दूसरी चीज मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस देखो, यहाँ पे हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखा। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब हम अगर प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते हैं तो हमारे पास कितना पैसा आएगा, है ना। मेरे पास जो माल पड़ा है मार्केट में बेच के मेरे पास कितना पैसा आ सकता है उसमें से, तो वो क्या होता है, अगर हम अगर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हैं तो या तो बिना टैक्स और सब बिना टैक्स को तो बिकता नहीं है ना, उसमें जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स तो जुड़ता ही जुड़ता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होगा। तीसरी चीज बचा ग्रोस क्यों आ रहा है। अब देखो यार, ग्रोस यहाँ पे क्या लिखा है, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या रिप्रेजेंट करता है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके आप क्या निकालते थे, इन्वेस्टमेंट निकालते थे, याद आ रहा है, इन्वेस्टमेंट जब हमने पढ़ा था तब हमने ये चीज सीखी थी, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके हम इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। अब यहाँ पे कहीं भी स्पेसिफिकली नहीं बताया फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है ना। इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक जब पढ़ा था हमने देखा था हमारी दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है भाई चलो। और जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती थी उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट हमारे पास एक तो क्या होती थी, नेट इन्वेस्टमेंट, कि हमारे पास अगर एक मशीन है, हमने पैसा लगाया, हमने एक और मशीन खड़ी कर दी, यानी कि नेट में। एक्चुअल में पहले एक मशीन थी अब दो मशीन हो गई, यानी कि मशीन के नंबर में इंक्रीज हुआ, तो उसे बोलते थे नेट इन्वेस्टमेंट। एक होती थी इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिसमें क्या होता था, हम डेप्रिसिएशन की वजह से इन्वेस्टमेंट करते थे, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट जिसे बोलते थे, कि हमारे पास मशीन खराब हो गई, अब उसे रिप्लेस करके हमने दूसरी मशीन लगा दी, वो क्या होता था, डेप्रिसिएशन यानी कि रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। और अगर कहीं भी डेप्रिसिएशन जुड़ता है तो हमारा यार जो भी इनकम निकलती थी वो ग्रोस पे निकलती थी, ठीक है। अगर आपको ये लॉजिक समझ आया हो
अच्छी बात है, नहीं आया हो तो आप ना एक बार दोबारा इसको देख लीजिएगा रिपीट करके। अगर नहीं फिर भी नहीं समझ आता भाई मुझे कमेंट में बोल देना, मैं दोबारा आके बता दूंगा, ठीक है। और अगर उसके बाद भी नहीं आता भाई रट के चले जाना, ठीक है। उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं जितना सिंपल कर सकता था लॉजिक के साथ मैंने ये टॉपिक को उतना ज्यादा सिंपल कराया, ठीक है। वैसे मैं सोचा था कि टॉपिक पूरा कंप्लीट कराऊंगा, बट टाइम लग जाएगा। तो एक काम करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आज कर लेंगे, एक आधा क्वेश्चन करके देखेंगे, और बाकी जो छोटे मोटे टॉपिक हैं वैल्यू एडिट के उनको नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लेंगे, ठीक है बच्चा लोग। अब फटाफट इसको एक बार समराइज करते हैं। वैल्यू एडिट मेथड का क्वेश्चन आए, सबसे पहले क्या करना है, जीडीपी एट एमपी निकालना है। जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलती है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल कैसे निकलती है, क्वांटिटी इनटू प्राइस पर यूनिट, चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इतना क्लियर हुआ सब बच्चों को। एंड जब आप जीडीपी एट एमपी निकाल लोगे तो सेकंड स्टेप में क्या करना है, फिर आपसे अगर वो नेशनल इनकम पूछे या कोई और अदर एग्रीगेट पूछे, आप कन्वर्जन रूल लगा के वो इनकम को कैलकुलेट कर लोगे। इतना क्लियर हुआ सब बच्चों को, ठीक है। अब फटाफट ना एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। एंड अब मैं ना क्वेश्चन जो है ना थोड़ा फास्ट फास्ट करूंगा, बिकॉज नेशनल इनकम के हमने जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन करे थे उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाया था, तो मुझे एक आइडिया हो, मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपको आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन हो कैसा रहा है, ठीक है। अब उसके लिए एक काम करते हैं, मुझे ना थोड़ी स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो मैं सेकंड वाला पॉइंट हटा देता हूँ क्योंकि इसकी इतनी नीड है नहीं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो हमें क्या बोला है, फाइंड नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखो नेट वैल्यू एडिड, अब कहीं भी अगर आपको वैल्यू एडिड दिख जाए ना, समझ जाना वो डीपी यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहा है, ठीक है बच्चा लोग। यानी कि हमें, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं, हमें क्या बोला है, सोल्व करने के लिए हमें फाइंड करना है नेट वैल्यू एडिड एनवीए एट फैक्टर कॉस्ट। तो यही किसके इक्वल होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि वैल्यू एडिशन मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन। वैल्यू एडिशन करके तो आप हमारी कंट्री में प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है। अब एक चीज देखना, अब सबसे पहले हमें ये चीज क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है। उसके बाद कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहली बात हमारे पास वैल्यू एडिड मेथड का क्वेश्चन है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, जीडीपी एट एमपी। तो आप जीडीपी एट एमपी की वैल्यू निकालोगे। जीडीपी एट एमपी की वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ढूंढो, वैल्यू ऑफ आउटपुट कहीं गिवन है, नहीं है गिवन, तो हम कैसे निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल गिवन है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेल को कंसीडर करेंगे। मैंने आपको क्या बोला था, अगर आप इन्हें पूरा पूरा लिखोगे तो obvious सी बात है स्पेस ज्यादा लिखो, तो आप इनके आगे की नम नहीं लिख सकते हो। फर्स्ट सेल को प्लस कर दिया, सेकंड हमें क्या बोला है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक करोगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब देखो यहाँ पे हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक गिवन है, तो मैं सेकंड पॉइंट यानी कि क्लोजिंग स्टॉक में से फोर्थ पॉइंट ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दूं तो मेरे पास चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। तो प्लस सेकंड पॉइंट माइनस फोर्थ पॉइंट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, चेंज इन स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक हमारे पास क्या हुआ, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। इसके बाद क्या होता था, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन। 6 नंबर पे देखोगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें गिवन है, तो आप क्या करोगे, 6 नंबर को माइनस कर दोगे, सिंपल। क्या इसमें कुछ हार्ड था, नहीं था। अब आपको सीधा वैल्यू पुट करनी है, सेल की वैल्यू 100, सेकंड क्लोजिंग स्टॉक 20, ओपनिंग स्टॉक 10, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 50। सोल्व करोगे जीडीपी एट एमपी की आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो अब अगर जीडीपी एट एमपी अगर देखा जाए 20 माइनस 10 करेंगे तो 10 बचेगा, एंड यहाँ पे प्लस करेंगे 110 माइनस 50, तो हमारे पास क्या आ गया 60। अगर वैल्यू कितने में है, लाख में, तो हमारे पास जीडीपी एट एमपी की वैल्यू कितनी आ गई, 60 लाख। इतना क्लियर हुआ सब बच्चों को। अब यहाँ पे शायद मुझे तो नहीं पता स्पेस कितना है, तो मैं एक बार यहाँ पे कर देता हूँ। हमें फाइंड क्या करना था, एनडीपी एट एफ सी, एनडीपी एट एफ सी, एनडीपी एट एफ सी की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड हमने अभी क्या फाइंड करा, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी हमने निकाला है। हमें नेट इनकम चाहिए, हमारे पास ग्रोस है, तो हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रीसिएशन। ग्रोस से नेट पे जाने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट चेंज नहीं करना। फैक्टर कॉस्ट चाहिए, हमारे पास मार्केट प्राइस है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम क्या करते थे, माइनस एन आई टी। तो यहाँ पे देखो जीडीपी एट एमपी की वैल्यू 60, ठीक है, माइनस डेप्रीसिएशन, एंड डेप्रीसिएशन हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 12, माइनस एनआईटी गिवन है क्या, देखो अब यहाँ पे ना एनआईटी क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। अब एनआईटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स चाहिए। अब यहाँ पे ना आपको डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, बट यहाँ पे जो क्या लिखा है, एक्साइज। एक्साइज भी क्या होता है, एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है, तो एक्साइज को आप यहाँ पे माइनस कर सकते हो। एक्साइज की वैल्यू कितनी है, 15, बट सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स से थोड़ी सब एनआईटी निकलता है, माइनस करनी होती है सब्सिडी।
क्वेश्चन में कहीं सब्सिडी गिवन है नहीं, तो आप क्या करोगे -0, ठीक है। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बट अगर आप ऐसे प्रेजेंट करके दिखाओगे तो थोड़ी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है कि हाँ टीचर को लगेगा बच्चे को पता है एनआईटी आ कैसे रहा है, ठीक है। सोल्व करेंगे, 60 माइनस 12 करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 48 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना है माइनस का 15, एंड 48 माइनस 15 अगर आप करते हो तो शायद अराउंड 33 लाख आएगा, ठीक है। प्लस माइनस में कहीं ऊपर नीचे अगर हो गया हो तो आप प्लीज एक बार चेक कर लेना, बट मैं उम्मीद करूंगा कि आपको प्रोसेस समझ आया होगा कि वैल्यू एडेड मेथड से अगर आपको इनकम कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करनी है। बस आपको जीडीपी अटेम्प्ट पे निकालना है, फिर क्वेश्चन में कोई भी अलग तरह की इनकम पूछे कन्वर्जन रूल लगा के उसको कैलकुलेट कर देना है, ठीक है बच्चा लोग। एक क्वेश्चन और करते हैं और आज की क्लास को रैप अप करते हैं। वैल्यू एडेड मेथड में एक तो छोटे मोटे टॉपिक और बच जाएंगे, बट उसको मैं नेक्स्ट क्लास में टेकअप कर लूंगा बिकॉज लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा बिना मतलब का, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं और आज की क्लास को रैप अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे देखो हमें क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड द चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, यहाँ पे हमें कोई इनकम नहीं पूछी, चेंज इन स्टॉक पूछा, यानी कि एक मिसिंग फिगर टाइप क्वेश्चन हो गया। अगर आपने लास्ट लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो वहां पे भी हमने 2 क्वेश्चन करे थे, ठीक है। एंड दोनों क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि आपको इनकम कैलकुलेट कराई गई कि नॉर्मल तरीके से आप इनकम कैलकुलेट करके दिखाओ। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि आपको इनकम क्वेश्चन में गिवन थी, आपको क्या बोला कि आपको फैक्टर इनकम का एक एलिमेंट फाइंड करना था, यानी कि वो भी एक मिसिंग फिगर टाइप क्वेश्चन था। और मैंने आपको बोला था कि 2 ही तरह के क्वेश्चन बनेंगे, या तो आपको इनकम कैलकुलेट कराएगा या मिसिंग फिगर कैलकुलेट कराएगा या मिसिंग फिगर फाइंड कराएगा, ठीक है। अब ऐसे में यहाँ पे भी हमारा सेकंड क्वेश्चन मिसिंग फिगर का आ गया। और मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि चाहे दुनिया जहां में वो क्वेश्चन में कोई भी बकवास करे, आपको एक चीज याद रखनी है, जो भी वैल्यू जो भी मेथड से आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो उसका कोई फर्स्ट स्टेप होगा उससे फॉलो करो। इनकम मेथड में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, एनडीपीएफ से निकालना। यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, जीडीपी पे निकालना। तो हम सबसे पहले जीडीपी पे निकालेंगे, चाहे हमारा क्वेश्चन कुछ भी पूछता रहे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, जीडीपी एट एमपी, ठीक है। अब जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, बट चेंज इन स्टॉक तो हमारे पास है ही नहीं, वो तो हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो अगर मिसिंग फिगर टाइप क्वेश्चन होता है तो आपको ना जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए वो अलग से कुछ ना कुछ क्वेश्चन में इनकम जरूर देगा, ताकि आप कन्वर्जन रूल लगा के इनकम कैलकुलेट कर सको। तो आप यहाँ पे सेकंड नंबर पे देखो तो एनवीए एट एफसी, नेट वैल्यू एडिट एट फैक्टर कॉस्ट। और एनवीए एट एफसी मैंने आपको बताया था, वैल्यू एडिड मतलब क्या होता है, डीपी, यानी कि एनडीपी एट एफसी हमें ये क्वेश्चन में गिवन है। वैल्यू एडिड मतलब डीपी, तो नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो कन्वर्जन करके आप जीडीपी एट एमपी निकाल सकते हो। तो मतलब क्या करेंगे हम, एन डी पी एट एफ सी। अब देखो ग्रोस इनकम चाहिए, हमारे पास नेट है तो प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, डीपी डीपी छोड़। मार्केट प्राइस चाहिए, हमारे पास फैक्टर कॉस्ट है तो प्लस क्या करेंगे, एन आई टी, ठीक है। एनडीपी एट एफ सी हमारे पास कितना दिया है, 1716 प्लस, अच्छा डेप्रिसिएशन, आपको क्वेश्चन में कहीं डेप्रिसिएशन नहीं दिख रहा। तो ऐसे में क्या होगा ना, आप सोचोगे यार क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं, अब कैसे करेंगे, भाई है। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 6 नंबर पे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और मैंने जब आपको डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक पढ़ा था, शायद सेकंड या थर्ड लेक्चर का था, तो उसमें मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन को ना कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोला जाता है। बिकॉज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब हमने अपने फिक्स्ड कैपिटल को यूज करा, कंज्यूम करा, जिसकी वजह से यार उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ डाउन होती है ना। तो जितनी वैल्यू को हमने फिक्स्ड कैपिटल को यूज करा, मतलब उतनी वैल्यू को हमने कंज्यूम करा फिक्स्ड कैपिटल की, है ना, और उतनी ही वैल्यू उसकी डेप्रिशिएट होगी। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ही क्या होता है, आपका डेप्रिसिएशन होता है। कितनी वैल्यू दी है इसकी, 3000 प्लस एनआईटी। एनआईटी कितना दिया है हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना, फोर्थ नंबर पे ना, ठीक है, कितना 400। आप इसे सोल्व करोगे तो देखो 400 अगर इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18,000 हो जाएगा। 18,000 प्लस 3,000 यानी कि 21,000 लैख हमारी क्या हो गई, जीडीपी एट एमपी की वैल्यू हो गई। हमें क्या फाइंड करना है, चेंज इन स्टॉक। अब देखो जीडीपी एट एमपी निकलता कैसे था, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ऐसे निकलता था। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आपने अभी जीडीपी एट एमपी की वैल्यू कितनी निकाली, 21,000। सेल कितनी आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी, 30,000, ठीक है। 30,000 आपको सेल गिवन है, एंड प्लस चेंज इन स्टॉक आपको फाइंड करना है,
इसको एक काम करते हैं, एक्स ले लेते हैं माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर आप देखते हो तो कितना दिया हुआ है आपको, एक मिनट यार, ये ना 30 नहीं होगा, ये 3000 होगा। इसको बताऊंगा जरूर सही कर लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 3000 टाइप कर लिखते टाइम थोड़ा गलत हो गया। 3000 सेल प्लस एक्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना होगा हमारा, अगर आप देखते हो यहाँ पे कहीं दिया है ना, कितना, 10,000, ठीक है, 10,000। अरे यार, इसको भी ना 1000 रखना है, ठीक है। मेरे यहाँ में लिखते टाइम थोड़ी गलती हो गई है, ठीक है। 10,000, वरना आंसर है नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव में कैसे आएगा स्टोर, ठीक है। अब एक चीज देखो, 3,000 माइनस 1,000 कितना बचा, 2,000। 2,000 इधर माइनस का होगा, यानी कि 21,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू में एक्स। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू यानी कि चेंज इन स्टॉक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90,000। यहाँ पे क्या हो ना, जब मैं क्वेश्चन लिख रहा था थोड़ा ना जल्दी जल्दी में फ्लो में थोड़ा ऐसे एक एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया, तो उसकी वजह से हो गया, ठीक है। बट कोई बात नहीं, आपका यहाँ पे जो चेंज इन स्टॉक आएगा वो कितना आएगा, 19,000 आपका चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। तो चलो, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये जो मेथड है वो अच्छे से समझ आए होंगे, आपको सारी चीजें समझ आई होंगी, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज का लेक्चर मुझे लगता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो हो गया होगा, कि समझने में थोड़ी दिक्कत आई हो, बट स्टिल एक बार क्या कीजिए, खुद से एक बार चीजों को एनालाइज कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ आता, लेक्चर दोबारा देखिए, उसके बाद भी नहीं आता, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मैं गारंटी देता हूँ यार, मैंने बहुत ज्यादा सिंपल करने की कोशिश करी है, इससे ज्यादा सिंपल ये नहीं हो पाएगा टॉपिक। अगर आप लॉजिक के साथ जाते हो, रटने के लिए जाते हो, 5 मिनट का टॉपिक का फॉर्मूला याद करो यार, वैल्यू पुट करके सोल्व करते रहो, ठीक है। बट अगर आपको क्या कहते हैं, नॉलेज के लिए पढ़ना है, तो आपको ये सारे लॉजिक आपको आने चाहिए, ठीक है बच्चा लोग। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सारी चीजें समझ आई होगी, एंड मैं मिलूंगा अब आपसे सीधा नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, अगर आपको सारी चीजें अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर अपना थोड़ा अप्रिसिएशन जरूर दिखाइएगा। और अगर मुझे कोई भी फीडबैक है मेरे लिए कि मुझे और क्या इंप्रूव करना चाहिए, तो वो भी आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। मैं मिलूंगा आपको सीधा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।